नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? भील, कथोड़ी, सहरिया, सांसी, अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों ध्यान रखना, धारी संस्कार जो है, धारी संस्कार सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलन में है। कौन सी जनजाति? सहरिया। सहरिया जनजाति मूल रूप से कौन से जिले में निवास करती है? बारां। इस दारी संस्कार में क्या होता है कि मृत व्यक्ति की अस्थियों को आंगन में रख दिया जाता है और उसके चारों ओर राख या आटा बिखेर दिया जाता है। राख या आटे पर बने पद चिन्हों के आधार पर यह पूर्वानुमान लगाते हैं कि मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म किस योनि में हुआ होगा। भील जनजाति मुख्य तौर पर मेवाड़ और वागड़ वाले क्षेत्र में निवास करती है। कतोड़ी जनजाति उदयपुर वाले क्षेत्र में निवास करती है और सांसी जो है, सांसी भरतपुर और अजमेर वाले क्षेत्र में निवास करती है। सांसी जनजाति में कोकड़ी रस्म का प्रचलन है और यह कोकड़ी रस्म जो है, कोकड़ी रस्म विवाह के अवसर पर की जाती है, जिसमें लड़की की पवित्रता की परीक्षा ली जाती है। लड़की की पवित्रता की परीक्षा ली जाती है। छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति, मीना जनजाति, गरासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, अनुत्तरित प्रश्न। तो ये जो छेड़ा फाड़ना परंपरा है, ये छेड़ा फाड़ना परंपरा भील जनजाति में है। ये जो छेड़ा फाड़ना है, ये छेड़ा फाड़ना परंपरा कौन सी जनजाति में है? भील जनजाति में। तो भील जनजाति में प्रचलित तलाक की परंपरा है। भील जनजाति में प्रचलित तलाक की परंपरा है जिसमें पति समाज की उपस्थिति में पत्नी को साड़ी का एक हिस्सा फाड़ के दे देता है और उनका तलाक हो जाता है। तो छेड़ा फाड़ना भील जनजाति में प्रचलित तलाक की परंपरा है जिसमें पति समाज की उपस्थिति में पत्नी को साड़ी का एक हिस्सा फाड़ के दे देता है और उन दोनों का तलाक हो जाता है। मीना जनजाति मुख्य तौर पर जयपुर दौसा क्षेत्र में निवास करती है और इनमें मोरड़ी मांडना संस्कार पाया जाता है कि विवाह के अवसर पर जो मोर का मांडना बनाया जाता है उसे मोरड़ी मांडना कहते हैं। मीनाओं का प्रमुख ग्रंथ जो है, प्रमुख ग्रंथ मत्स्य पुराण है जिसके लेखक मुनि मगन सागर है। कौन है? मुनि मगन सागर है। गरासिया जनजाति मोटे तौर पर सिरोही और उदयपुर वाले क्षेत्र में निवास करती है। सिरोही और उदयपुर वाले क्षेत्र के अंदर निवास करती है। गरासिया जनजाति में सबसे ज्यादा प्रेम विवाह का प्रचलन है और इसमें एक अनाला भोर भूप्रथा है जो नवजात शिशु के नाल काटने की रस्म है। सहरिया जनजाति मोटे तौर पर बारां वाले क्षेत्र में निवास करती है और इस जनजाति के अंदर धारी संस्कार का प्रचलन है। सागड़ी प्रथा से क्या तात्पर्य है? मृत्यु भोज, बंधुआ मजदूरी, पुत्री के विवाह के पर रुपए लिए जाने की प्रथा, वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से मूल्य देने की प्रथा या अनुत्तरित प्रश्न। सागड़ी प्रथा जो है, सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूरी। राजस्थान सरकार ने बंधुआ मजदूरी निवारण अधिनियम पारित करके इस प्रथा पर कई तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया है। इसमें बंधुआ मजदूरी में क्या हुआ करता था? सेठ साहूकारों से जब ऋण लिया करता था और ऋण चुका नहीं पाते थे तो सेठ साहूकार बदले में किसी उस घर के सदस्य को अपने यहां काम पर रख लेते थे और जिसे बंधुआ मजदूरी कहते थे। मृत्युभोज मौसर कहलाता है और वधु पक्ष को वर पक्ष की ओर से मूल्य देने की प्रथा जो है
दापा प्रथा कहलाती है। कौन सी प्रथा कहलाती है? दापा प्रथा कहलाती है। जोसर से क्या आशय है? मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज, जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज, विवाह के अवसर का भोज, उपयुक्त में से कोई नहीं, या अनुत्तरित प्रश्न। तो जोसर जो है, जोसर जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज है। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है। मृत व्यक्ति का मृत्यु भोज क्या कहलाता है? मोसर या नुक्ता। मोसर या नुक्ता। तो मृत व्यक्ति का जो मृत्यु भोज है वो क्या कहलाता है? मोसर या नुक्ता। और विवाह के अवसर पर दिया गया भोजन क्या कहलाता है? बढ़ार। और ये बढ़ार जो है, बढ़ार वर पक्ष द्वारा दिया गया वर पक्ष द्वारा दिया गया आशीर्वाद समारोह या प्रीति भोज है। तो वर पक्ष द्वारा दिया गया आशीर्वाद समारोह या प्रीति भोज क्या कहलाता है? बढ़ार कहलाता है, जो विवाह के समय का भोजन है। जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज जोसर कहलाता है, और मृत व्यक्ति का जो मृत्यु भोज है वो क्या कहलाता है? मोसर या नुक्ता। आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किस संस्कार से है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से, मृत्यु भोज से, अनुत्तरित प्रश्न। तो आदिवासियों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध किससे है? तो विवाह से है। किससे है? विवाह से। मोटे तौर पर यह लीला मोरिया संस्कार जो है वो सहरिया जनजाति में है। कौन सी जनजाति में है? मोटे तौर पर यह सहरिया जनजाति के अंदर है। ध्यान रखना, आदिवासियों का मृत्यु भोज जो है लोकाई कहलाता है। आदिवासियों का जो मृत्यु भोज है लोकाई कहलाता है। और आदिवासियों के अंदर एक मोताणा प्रथा भी प्रचलन में है, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार द्वारा अपराधी भूस्वामी से मांगी गई हर्जाना राशि मोताणा कहलाती है। बढ़ार का भोज किस अवसर से संबंधित है? विवाह के अवसर पर, बच्चे के नामकरण के अवसर पर, बच्चे के जन्म के अवसर पर, उपयुक्त में से कोई नहीं, अनुत्तरित प्रश्न। तो बढ़ार का भोज जो है, बढ़ार का भोज विवाह के अवसर पर, कौन से अवसर पर? विवाह के अवसर पर दिया जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूं, बढ़ार ये जो बढ़ार है, ये बढ़ार वर पक्ष द्वारा दिया गया आशीर्वाद समारोह या प्रीति भोज है। तो वर पक्ष द्वारा दिया गया आशीर्वाद समारोह या प्रीति भोज क्या कहलाता है? बढ़ार। एक विवाह से संबंधित भोजन और याद रखो, मारत या जिनोटन। मारत या जिनोटन, यह वर पक्ष द्वारा दिया गया बारात प्रस्थान से पूर्व गांव या मोहल्ले वालों को जो भोजन दिया जाता है वो मारत या जिनोटन कहलाता है। वर पक्ष द्वारा बारात प्रस्थान से पूर्व गांव या मोहल्ले वालों को दिया गया भोजन। तो मारत या जिनोटन किसे कहते हैं? तो वर पक्ष द्वारा दिया गया बारात प्रस्थान से पूर्व जो गांव या मोहल्ले वालों को भोजन दिया जाता है वो कौन सा है?
मारुति या जिनोटा। जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? वेदारंभ, जातकर्म, नामकरण या यज्ञोपवीत। तो जन्म के बाद किया जाने वाला जो प्रथम संस्कार है, जन्म के बाद किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है, यह पूछा जा रहा है। कौन सा है? वेदारंभ या जातकर्म या नामकरण या यज्ञोपवीत। तो जन्म के पश्चात किया जाने वाला प्रथम संस्कार कौन सा है? मुंडन, झड़ूलिया या चूड़ाक्रम नहीं, बल्कि जातकर्म है। कौन सा है? जातकर्म है। नामकरण में बच्चे का प्रथम बार नाम रखा जाता है। वेदारंभ में वेदों की शिक्षा प्रारंभ होती है और यज्ञोपवीत में बच्चे को प्रथम बार जो बच्चे को है ना जनेऊ धारण करवाई जाती है। बिखेर प्रथा किससे संबंधित है? विवाह से, मृत्यु से, जन्म से, गृह प्रवेश से? अनुत्तरित प्रश्न। तो बिखेर प्रथा जो है, बिखेर प्रथा किससे संबंधित है? मृत्यु से संबंधित है। देखिएगा, बिखेर या इसे ही बोलते हैं बखेर। बिखेर या बखेर की बात करें तो बिखेर या बखेर किसे कहते हैं? अंतिम यात्रा के साथ पैसे या अनाज उछालना। अंतिम यात्रा के साथ पैसे या अनाज उछालना बखेर या बिखेर कहलाता है। तो जीवन की अंतिम यात्रा कौन सी है? गांव से शमशान तक की। उस दौरान मृत व्यक्ति के पीछे जो अनाज और पैसे बिखेरे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बखेर या बिखेर। जीवन का अंतिम संस्कार कौन सा है? समावर्तन, केशांत, दीक्षांत, अंत्येष्टि? अनुत्तरित प्रश्न। ध्यान रखना, जीवन का जो अंतिम संस्कार है, अंतिम संस्कार कौन सा है? अंत्येष्टि है। मानव जीवन में कुल 16 संस्कार है। कुल 16 संस्कार होते हैं। 3 जन्म से पहले के और 1 मृत्यु के पश्चात। तीन तो जन्म से पहले के होते हैं और 1 मृत्यु के पश्चात होता है। बरी पड़ला किसे कहा जाता है? वर अथवा वधू द्वारा ननिहाल पक्ष को निमंत्रण देना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े, आभूषण आदि भेजना, वर व वधु के पीठी चढ़ाना, ननिहाल पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े व आभूषण। अनुत्तरित प्रश्न। हमें यह बताना है कि भाई बरी पड़ला किसे कहते हैं? बरी पड़ला किसे कहते हैं? वर अथवा वधु पक्ष द्वारा ननिहाल पक्ष को निमंत्रण देना, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े और आभूषण भेजना, वर व वधु के पीठी चढ़ाना और ननिहाल पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े व आभूषण। इनमें से कोई नहीं। तो वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े और आभूषण आदि भेजना क्या कहलाता है? बरी पड़ला। वर व वधु के पीठी चढ़ाना, जिसे हम पीठी करना या हल्दी की रस्म कहते हैं। ननिहाल पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े व आभूषण, ननिहाल पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े और आभूषण को हम मायरा बोलते हैं। बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत और खेल को क्या कहते हैं? ओलंदी, रंगबरी, टूटिया, जेवड़ी। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, बारात जाने के बाद पीछे से वर के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत और खेल को क्या कहते हैं? टूटिया। क्या कहते हैं?
टूटिया। ओलंदी दुल्हन के साथ आई उसकी सहेली को कहते हैं। विवाह के पश्चात जब दुल्हन प्रथम बार ससुराल जाती है तो उसके साथ जाने वाली उसकी सहेली को ओलंदी या अणवर कहते हैं। पैरावणी रंगबरी या समठुंगी जो है वो वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी गई भेंट है। मतलब अपनी बेटी को जो भेंट देते हैं वो कौन सा है? रंगबरी। मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए उपयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? आदेटा, बिखेर, बैकुंठी, अंत्येष्टि, अनुत्तरित प्रश्न। तो मृत व्यक्ति को शमशान ले जाने के लिए उपयुक्त लकड़ी की सैया जो है, प्रयुक्त लकड़ी की सैया क्या कहलाती है? बैकुंठी कहलाती है। यहां आया है आदेटा। आदेटा किसे कहते हैं? तो गांव और शमशान के बीच का विश्राम स्थल। गांव और शमशान के बीच का विश्राम स्थल जहां पर कंधे व दिशा बदली जाती है। तो गांव और शमशान के बीच का विश्राम स्थल जहां पर कंधे और दिशा बदली जाती है क्या कहलाता है? आदेटा। बिखेर या बखेर किसे कहते हैं? तो अंतिम यात्रा के साथ जो पैसे या अनाज उछाला जाता है। अंतिम यात्रा के साथ पैसे या अनाज उछालना। बखेर कहलाता है। बखेर या बिखेर कहलाता है। तो आदेटा तो क्या हो गया? गांव और शमशान के बीच का विश्राम स्थल जहां पर कंधे और दिशा बदली जाती है। बिखेर अंतिम यात्रा के साथ पैसे या अनाज उछालना बखेर या बिखेर कहलाता है। और बैकुंठी क्या हो गई? मृत व्यक्ति को शमशान तक ले जाने के लिए प्रयुक्त लकड़ी की सैया। और अंत्येष्टि जीवन का अंतिम संस्कार। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? नाता, डावरिया, बिंदोड़ी, सामेला, अनुत्तरित प्रश्न। तो किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? उसे क्या कहते हैं? नाता। डावरिया प्रथा क्या होती थी कि राजा महाराजा या फिर कह दे कि जागीरदार अपनी कन्या के विवाह के समय दहेज में बहुत सारे दास दासियां दिया करते थे, उसे डावरिया कहते थे। बिंदोड़ी जानते ही हो आप। बिंदोड़ी किसे कहते हैं? दूल्हे या दुल्हन को घोड़े या घोड़ी पर बिठाकर, दूल्हे या दुल्हन को घोड़े या घोड़ी पर बिठाकर गांव या मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है। तो दूल्हे या दुल्हन को घोड़े या घोड़ी पर बिठाकर गांव या मोहल्ले का भ्रमण करवाया जाता है, जैसे बिंदोड़ी कहते हैं। सामेला मधुपर या ठुकाव क्या है? तो ध्यान रखना, सामेला मधुपर या ढुकाव क्या है? तो वधु पक्ष द्वारा बारात स्वागत की रस्म है।
वधु पक्ष द्वारा बारात स्वागत की जो रस्म है, वधु पक्ष द्वारा बारात स्वागत की रस्म क्या कहलाती है? सामेला, मधुपर्क या ढुकाव कहलाती है। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा क्या कहलाती है? नाता प्रथा, दापा प्रथा, भराड़ी, फड़का या अनुत्तरित प्रश्न। तो आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा दापा कहलाती है। क्या कहलाती है? दापा। नाता प्रथा की बात करें तो नाता प्रथा किसे कहते हैं? कि विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद हो जाने पर विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद हो जाने पर अन्य जीवन साथी के साथ जीवन निर्वाह करना नाता कहलाता है। जीवन निर्वाह करना नाता कहलाता है। नाते आई भील महिला के साथ आए बच्चों को गोलड़ कहते हैं। आए बच्चों को गोलड़ कहते हैं। तो नाते आई भील महिला के साथ जो बच्चे आते हैं उसे क्या कहते हैं? गोलड़। भराड़ी की बात करें तो भराड़ी भील जनजाति में विवाह की देवी है। तो ये जो भराड़ी है, भराड़ी भीलों में विवाह की देवी है। विवाह के अवसर पर भील जनजाति के लोग विवाह के अवसर पर दामाद द्वारा दीवार पर भराड़ी का चित्रण किया जाता है। भराड़ी का चित्रण किया जाता है। फड़का की बात करें तो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे फड़का कहते हैं। तो कतोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं? फड़का कहते हैं। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है चूड़ाक्रम, सीमंतोन्नयन, उपनयन, पाणी ग्रहण, अनुत्तरित प्रश्न। तो वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है वो कौन सा है? उपनयन। पाणी ग्रहण विवाह के अवसर पर। चूड़ाक्रम बच्चे के प्रथम बार बाल काटे जाते हैं। जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्यागने की प्रथा कहलाती है। जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्यागने की प्रथा कहलाती है। नौतरा, संथारा, अनाला भोर, भूप्रथा, जेवनवार भोज, अनुत्तरित प्रश्न। तो जैन धर्म में अन्न जल त्याग कर धीरे धीरे देह त्यागने की प्रथा क्या कहलाती है? तो संथारा या सलेखना प्रथा कहलाती है। नौतरा क्या है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की परंपरा है।
डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आर्थिक सहयोग की परंपरा जो है, सहयोग की परंपरा क्या कहलाती है? अपने नौतरा कहलाती है। वहीं अगर बात करें अनाला भोर भूप्रथा की, तो अनाला भोर भूप्रथा क्या है? तो अनाला भोर भूप्रथा गरासिया जनजाति में गरासिया जनजाति में नवजात शिशु के नाल काटने की रस्म। तो गरासिया जनजाति में नवजात शिशु के नाल काटने की रस्म क्या कहलाती है? अनाला भोर भूप्रथा। जेवनवार भोज की बात करें तो जेवनवार भोज किसे कहते हैं? तो वधु पक्ष द्वारा बारातियों को दिया गया चार समय का भोजन। तो वधु पक्ष द्वारा बारातियों को जो चार समय का भोजन दिया जाता है वो जेवनवार कहलाता है। क्या कहलाता है? जेवनवार कहलाता है। नेक्स्ट, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? एक देसी खेल, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री, राजस्थानी लोकगीत, विवाह का एक प्रकार, अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी या अणवर किसे कहते हैं? तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। एक याद रखना, बानो क्या है? तो दूल्हे और दुल्हन की वेशभूषा, दूल्हे व दुल्हन की वेशभूषा को बानो कहते हैं। एक है बिनोटा, दूल्हे दुल्हन के जूतों को बिनोटा कहते हैं। बिनोटा दूल्हे व दुल्हन के जूते। तो दूल्हे और दुल्हन के जूतों को क्या कहते हैं? बिनोटा कहते हैं। गर्भ धारण के तीसरे महीने में परिवार की बुजुर्ग महिलाएं स्त्री को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है। इस अद्वितीय संस्कार को क्या कहते हैं? पुष्पवन, सीमंतोन्नयन, नामकरण या कर्णछेद या अनुत्तरित प्रश्न। तो हमें यह बताना है कि गर्भधारण के तीसरे महीने में परिवार की बुजुर्ग महिलाएं स्त्री को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है। इस द्वितीय संस्कार को क्या कहते हैं? तो पुष्पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पवन। सीमंतोन्नयन की बात करें तो 8वें मास में, गर्भधारण के 8वें मास में अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। नामकरण, इस दिन बच्चे का नाम रखा जाता है। और कर्णछेद का मतलब बच्चे के प्रथम बार कान छिद्रित किए जाते हैं। बालक को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना क्या कहलाता है? समावर्तन, कर्णभेद, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म या अनुत्तरित प्रश्न। बालक को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना क्या कहलाता है? निष्क्रमण। कर्णवेद में क्या है? बच्चे के कान छिद्रित किए जाते हैं। मुंडन, झड़ूलिया या चूड़ाकर्म। मुंडन या झड़ूलिया या चूड़ाकर्म किसे कहते हैं? बच्चे के प्रथम बार इष्ट देवता के सामने बाल काटे जाते हैं। इष्ट देवता के सामने क्या काटे जाते हैं? बाल काटे जाते हैं। जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान क्या कहलाता है? जच्चा और बच्चा का प्रथम स्नान क्या कहलाता है? जच्चा और बच्चा का। जामना, 8वां पूजन, नाण, आख्या या अनुत्तरित प्रश्न। तो जच्चे और बच्चे का प्रथम स्नान नाण कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं नावण। क्या बोलते हैं? नावण बोलते। 8वां पूजन जो होता है 8वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार होता है।
आख्या या सूरज पूजन क्या होता है? तो इस दिन बच्चे की मां को लड़के के जन्म पर पीला पोमचा, वो लड़की के जन्म पर गुलाबी पोमचा उड़ाया जाता है। और बच्चे के गले में सूर्य, चंद्रमा और स्वास्तिक के मांगलिक चिन्ह पहनाए जाते। ध्यान रखना, पीला पोमचा वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। किस ग्रंथ में मरुदेश की भाषा मरुवाणी का उल्लेख है? किस ग्रंथ में मरुदेश की भाषा मरुवाणी का उल्लेख है? सगत रासो, कुवलेमाला, हमीर महाकाव्य, प्रबंध चिंतामणि, अनुत्तरित प्रश्न। तो किस ग्रंथ में मरुदेश की भाषा मरुवाणी का उल्लेख है? तो कुवलेमाला। ध्यान रखना, उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में बीनमाल जालोर में कुवलेमाला ग्रंथ की रचना की। कुवलेमाला ग्रंथ की रचना की। ध्यान रखना, कुवलेमाला ग्रंथ में कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। जिसमें मरु प्रदेश की भाषा मरुवाणी या मरु भाषा का उल्लेख है। तो उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी में बीनमाल जालोर में कुवलेमाला नामक ग्रंथ लिखा था। और ध्यान रखना, इस ग्रंथ में कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें मरु प्रदेश की भाषा मरुवाणी या मरु भाषा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। सगत रासो ग्रंथ गिरधर आशिया ने लिखा। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का है। प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ आचार्य मेरु तुंग का है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने प्रमुख भाषाओं में किस बोली का नाम गिनाया? ढूंढाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी व कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी का उल्लेख हुआ। तो अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी और कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में कौन सी बोली का उल्लेख हुआ है? मारवाड़ी। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है। पश्चिमी राजस्थान की मुख्य बोली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है।
और मारवाड़ी का साहित्यिक रूप जो है, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है। मेवाती उत्तर पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली है। और मेवाड़ी जो है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में बोली जाती है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में बांटा है? 2, 4, 5, 7। अनुत्तरित प्रश्न। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 वर्गों में बांटा। राजस्थानी भाषा को कितने वर्गों में बांटा? 5, जिसमें सबसे पहले उत्तर पूर्वी राजस्थानी, जैसे मैं अगर बात करूं शुरुआत से तो पश्चिमी राजस्थानी, फिर है दक्षिणी राजस्थानी, फिर है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, फिर है मध्य पूर्वी राजस्थानी, फिर है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो इन्होंने राजस्थानी भाषा को कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में बांटा है। दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। तो ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कुल कितने वर्गों में बांटा है? 5 वर्गों में। थली और गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? थली और गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती। अनुत्तरित प्रश्न। तो थली और गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोलियां है? मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली की बात करें तो ये मारवाड़ी बोली जो है, मारवाड़ी बोली राज्य की सबसे प्राचीन और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। यह शुद्ध मारवाड़ी जो है जोधपुर में बोली जाती है। इसके अलावा नागौर, कुचामंडी, डवाणा, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, पाली आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी उपबोलियों की बात करें तो इसकी एक उपबोली है मेवाड़ी। इसकी अपन उपबोलियों की बात करें तो उपबोलियों में एक तो है कौन सी? मेवाड़ी, जो उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। एक है वागड़ी, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। एक है खेराड़ी, यह शाहपुरा से टोंक तक के क्षेत्र में बोली जाती है। एक है गोड़वाड़ी, ये जालोर जिले की आहोर तहसील से पाली जिले की बाली तहसील तक बोली जाती है। एक है देवड़ावाटी, यह सिरोही के अंदर बोली जाती है। इसके अलावा एक है सेखावाटी, यह चूरू, सीकर, झुंझुनू वाले क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अलावा थली दक्षिणी बीकानेर और दक्षिणी पश्चिमी चूरू में बोली जाती है। इसके अलावा डांटी बाड़मेर में बोली जाती है। डडकी जैसलमेर में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो आप जानते हो ढूंढाड़ी जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी बोली है।
यह उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, इसके अलावा दौसा, टोंक, किशनगढ़ और पूर्वी अजमेर मेरवाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ढूंढाड़ी की उपबोलियों में एक है तोरावाटी, और आप सभी जानते हो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यह नीमका थाना, खंडेला, सीकर और झुंझुनू और उत्तरी जयपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। एक है नागर चोल। ये जो नागर चोल बोली है, ये नागर चोल बोली दक्षिणी पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिणी पूर्वी टोंक में बोली जाती है। एक है राजावाटी, पूर्वी जयपुर के अंदर बोली जाती है। एक है काठेड़ी, दक्षिणी जयपुर के अंदर बोली जाती है। इसके अलावा एक है चौरासी, ये दक्षिणी पश्चिमी सवाई माधोपुर और दक्षिणी पूर्वी टोंक में बोली जाती है। इसके अलावा बात करें तो जगरोती, ये करौली में बोली जाती है। हाड़ोती, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाड़ी जो है, मेवाड़ी अभी चर्चा अपन कर चुके हैं कि यह उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र में, और हाड़ोती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। हाड़ोती में विशेष याद रखना कि हाड़ोती राज्य की वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से राज्य की सबसे कठोर बोली है। तो हाड़ोती जो है वो वर्तनी की दृष्टि से राज्य की सबसे कठोर बोली है। संत दादू दयाल की रचनाएं किस बोली में लिखी गई है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ोती, अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, संत दादू और उसके शिष्यों के उपदेशों की भाषा हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी अर्थात संधूकड़ी है। तो यहां ऑप्शन में अपना कौन सा है? ढूंढाड़ी। मारवाड़ी की बात करें तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं, अधिकांश जैन साहित्य, चारण साहित्य, राज या राजसोरठा, रावजेद, शिरोचंद की भाषा मेवाड़ी है। मारवाड़ी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी का प्रयोग हुआ है। और हाड़ोती की बात करें तो सूर्यमल मिश्रण ने अपनी रचनाओं में हाड़ोती का प्रयोग किया। तो ध्यान रखना, मेवाड़ी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मेवाड़ी का प्रयोग, मारवाड़ी पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं और अधिकांश जैन और चारण साहित्य। हाड़ोती की बात करें तो सूर्यमल मिश्र ने अपनी रचनाओं में हाड़ोती का प्रयोग किया, और पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाएं अधिकांश जैन और चारण साहित्य किसमें है? मारवाड़ी में है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, अनुत्तरित प्रश्न। तो तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल किस बोली की उपबोलियां हैं? ढूंढाड़ी की। मारवाड़ी की हम बात कर चुके हैं, मेवाड़ी, वागड़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, सेखावाटी, देवड़ावाटी, थली, डाटी, डटकी, ये सारी मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। मेवाती की उपबोलियों की बात करें तो एक तो है राठी या अहिरवाटी, एक है कठेर मेवाती, कठेर मेवाती। ये जो है कठेर मेवाती और राठी और अहिरवाटी, ये किसकी उपबोलियां हैं? मेवाती की। ध्यान रखना, संत लालदास जी, चरणदास जी, संत लालदास जी, संत चरणदास जी, सहजोबाई, दयाबाई के उपदेश, दयाबाई के उपदेश मेवाती में है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र किस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है? मालवी, मेवाती, वागड़ी, मेवाड़ी, अनुत्तरित प्रश्न। तो आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद वाला क्षेत्र जो है मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मालवी जो है, मालवी कोटा, झालावाड़ व प्रतापगढ़ में बोली जाती है।
मेवाती अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान रखना, ग्रियरसन ने वागड़ी को भीली बोली कहा। रांगड़ी किसकी उपबोली है? मेवाड़ी, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी? अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, रांगड़ी जो है, रांगड़ी किसकी उपबोली है? रांगड़ी मालवी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मालवी की। मालवी की बात करें तो मालवी कोटा, झालावाड़ व प्रतापगढ़ में बोली जाती है। ध्यान रखना, यह राज्य की सबसे कर्णप्रिय बोली है। इसमें मराठी भाषा का प्रभाव है। मराठी भाषा का प्रभाव है। ध्यान रखना, इसकी एक उपबोली है निमाड़ी और एक उपबोली है रागड़ी। निमाड़ी की बात करें तो यह प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है और इसे दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। और एक है रांगड़ी। ये जो रांगड़ी है झालावाड़ वो प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। यह कर्कश बोली है। कैसी बोली है? कर्कश बोली है। और यह मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण है। मेवाड़ी जो है, मेवाड़ी उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा में बोली जाती है। मेवाती मेव बाहुल्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर में बोली जाती है। और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली है। नेक्स्ट, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मेवात, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़? अनुत्तरित प्रश्न। ये जो राठी या अहिरवाटी है, यह यादवों की प्रिय बोली है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, यह मुंडावर, बहरोड़ व कोटपुतली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तो ध्यान रखना, ये वाला क्षेत्र कौन सा है? मेवात। कौन सा है? मेवात। मारवाड़ की मुख्य बोली मारवाड़ी, मेवाड़ की मुख्य बोली मेवाड़ी और ढूंढाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। कौन सी है? ढूंढाड़ी। तो अहिरवाटी जो बोली है, अहिरवाटी को दूसरा नाम क्या है? राठी। यह यादवों की प्रिय बोली है। और मुंडावर, बहरोड़ व कोटपुतली वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान रखना, जोधराज रचित हमीर रासो, अली बख्श की ख्याल और शंकर राव का भीम विलास जो है, शंकर राव का भीम विलास किस बोली में लिखा गया है? तो ये सारा का सारा अपने अहिरवाटी के अंदर लिखा गया है। तो जोधराज रचित हमीर रासो, शंकर राव का भीम विलास, जोधराज का कौन सा हो गया? हमीर रासो, शंकर राव का भीम विलास और अली बख्श की ख्याल की भाषा। अहिरवाटी है। नेक्स्ट, रांगड़ी में किन बोलियों का मिश्रण देखने को मिलता है? हाड़ौती और मारवाड़ी का?
मारवाड़ी और गोड़वाड़ी का, मालवी एवं मारवाड़ी का, मालवी एवं हाड़ौती का अनुत्तरित प्रश्न। तो रांगड़ी जो है, रांगड़ी मालवी की उपबोली है। यह प्रतापगढ़ झालावाड़ में बोली जाती है। यह कर्कश बोली है। और ध्यान रखना, यह मालवी और मारवाड़ी का क्या है, मिश्रण। वागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? जोधपुर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो वागड़ी जो है, वागड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो वागड़ी की बात करें तो वागड़ी कौन से क्षेत्र की हो गई? तो वागड़ी डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ध्यान रखना, इसमें गुजराती भाषा का प्रभाव है। गुजराती भाषा का प्रभाव है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ग्रियर्सन ने इस बोली को बीली बोली कहा। ग्रियर्सन ने इस बोली को क्या कहा है? बीली बोली कहा है। और संत माऊजी ने अपने ग्रंथ चौपड़ा की रचना वागड़ी में की। जोधपुर बाड़मेर क्षेत्र में कौन सी हो गई? मारवाड़ी बोली हो गई। कोटा बूंदी में कौन सी हो गई? हाड़ौती। और अलवर भरतपुर में कौन सी हो गई? मेवाती। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा? ढूंढाड़ी, वागड़ी, हाड़ौती, मालवी या अनुत्तरित प्रश्न। तो अभी बताया, वागड़ी को कहा। ढूंढाड़ी अपने पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। मालवी अपने कोटा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ में। पश्चिमी राजस्थानी बोली यानी मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? पिंगल, डिंगल, मालव, अहिरवाटी या अनुत्तरित प्रश्न। तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप जो है डिंगल कहलाता है। और पिंगल की बात करें तो राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण पिंगल कहलाता है। तो राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण क्या कहलाता है? पिंगल और डिंगल। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? डिंगल। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? नागर अपभ्रंश, महाराष्ट्री प्राकृत, सौराष्ट्री अपभ्रंश, गुर्जरी अपभ्रंश, अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो गुर्जरी अपभ्रंश से मानी जाती है। अब भाषा के अपभ्रंश से तात्पर्य है किसी भाषा का टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ स्वरूप। किसी भाषा का टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ स्वरूप। लेकिन अलग अलग विद्वान राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अलग अलग अपभ्रंश से मानते हैं। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानते हैं। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं। और कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानते हैं। देखिएगा, नागर अपभ्रंश से मानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया।
गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। सोरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं एल.पी. टेसीटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा। और सौराष्ट्री अपभ्रंश से मानते हैं डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। देवड़ा वाटी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? टोंक, भीलवाड़ा, सिरोही, झालावाड़, बीकानेर। अनुत्तरित प्रश्न। तो देवड़ा वाटी जो है, देवड़ा वाटी मारवाड़ी की उपबोली है और यह सिरोही वाले क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में? सिरोही वाले। कोलेमाला में कुल कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख हुआ है? 8, 28, 6, 18। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में कूलेमाला ग्रंथ की रचना की थी। कौन सा ग्रंथ लिखा था? कूलेमाला ग्रंथ। और इसमें कुल 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अठारह देसी भाषाओं का उल्लेख है और इसमें मरु प्रदेश की भाषा मरुवाणी या मरु भाषा का उल्लेख है। तो कुल कितनी देसी भाषाएं? 18 देसी भाषाओं का क्या मिलता है? उल्लेख। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया। इस ग्रंथ के रचनाकार है कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सूर्यमल मिशन, एल.पी. टेसीटोरी। अनुत्तरित प्रश्न। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन ने ही राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था। इन्होंने राजस्थानी भाषा को 5 वर्गों में बांटा। ये 5 वर्ग कौन सा है? तो पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा है दक्षिणी राजस्थानी, तीसरा है उत्तर पूर्वी राजस्थानी, फिर है मध्य पूर्वी राजस्थानी और फिर है दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। कौन सी बोली क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की बोलियों में प्रथम स्थान रखती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। अनुत्तरित प्रश्न। तो मारवाड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है और यह पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। यह राज्य की सबसे प्राचीन बोली है। मेवाड़ी राज्य की दूसरी प्राचीन बोली है। ढूंढाड़ी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली। और हाड़ौती वर्तनी की दृष्टि से कठोर बोली है। नेक्स्ट, पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। अनुत्तरित प्रश्न। तो पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है कौन सी? ढूंढाड़ी। ध्यान रखना, ढूंढाड़ी की बात करें तो ढूंढाड़ी को ही झाड़साही कहते हैं और इसी को ही जयपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुरी कहते हैं।
यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है और इसका सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गोजरी नामक ग्रंथ में हुआ। मेवाड़ी उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में। अलवर भरतपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मेवाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती। अनुत्तरित प्रश्न। तो मेव बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी? मेवाती। मेवाड़ी अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में, मालवी कोटा झालावाड़ प्रतापगढ़ में, और मारवाड़ी जो है मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। कन्हैयालाल सेठिया का कौन सा काव्य संग्रह सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? वनफूल, सत्यवादी, अग्निवीणा, लील टांस। अनुत्तरित प्रश्न। तो कन्हैयालाल सेठिया का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है वनफूल। सत्यवादी के लिए इन्हें टाटिया पुरस्कार दिया गया। अग्निवीणा ग्रंथ के कारण बीकानेर रियासत ने इन पर राज्यद्रोह का मुकदमा चलाया। और लील टांस की बात करें तो 1976 में इस ग्रंथ के कारण इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। कविराजा श्यामल दास ने किस ग्रंथ की रचना की? विरुद्ध, छहतरी, राजप्रकाश, वीर विनोद, कायम खानी रासो। अनुत्तरित प्रश्न। तो कविराजा श्यामल दास ने वीर विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। ध्यान रखना, वीर विनोद ग्रंथ 5 खंडों में है। वीर विनोद ग्रंथ 5 खंडों में है। इसके प्रथम खंड में अमेरिका, यूरोप और मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। और बाकी के 4 खंडों में मेवाड़ का इतिहास है। तो कौन सा लिखा था? वीर विनोद। विरुद्ध छहतरी कवि दुर्सा आडा का है। राजप्रकाश किशोर दास का है। कायम खानी रासो कवि जान या नियामत खां का है। सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन है? महेंद्र सिंह बाणावत, सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, सेनानी नामक ग्रंथ है मेघराज मुकुल का। महेंद्र सिंह बाणावत ने लिखा राजस्थानी थापे। सूर्यमल मिश्र ने लिखा वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रासो। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा मुम्मल, मांझल रात, टाबरारी बाता, अमोलक बाता, हुंकारो दोसा, केरे चकवा बात,
बागो बारमली, पाबूजीरी बात, बगड़ावत महागाथा, डूंगजी जवाहरजीरी बात। पृथ्वी चंद्र चरित्र किसके द्वारा रचित है? शिवदास गार्डन, माणिक चंद्र सूरी, रामदान लालस, दौलत विजय। तो पृथ्वी चंद्र चरित्र किसकी रचना है? माणिक चंद्र सूरी की। शिवदास गार्डन ने लिखा अचल दास खींचीरी वचनी का। रामदान लालस ने लिखा भीम प्रकाश। दौलत विजय या दलपत विजय का है खुमान रासो। राज विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? बीटू सूजा, श्यामल दास, सदाशिव भट्ट, कवि वीरभान रत्नु, अनुत्तरित प्रश्न। तो राज विनोद सदाशिव भट्ट का है। कवि वीरभान रत्नु ने राज रत्नाकर लिखा। बीटू सूजा ने लिखा राव जेतशिरो छंद। श्यामल दास ने लिखा वीर विनोद। बुद्धि विलास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य मेरुतुंग शाह बख्तराम, किशोरदास, सदाशिव भट्ट, अनुत्तरित प्रश्न। तो ध्यान रखना, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है शाह बख्तराम। आचार्य मेरुतुंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि। किशोरदास ने लिखा राज विनोद, सॉरी राज प्रकाश, और सदाशिव ने लिखा राज विनोद। हरकेली नाटक के रचयिता कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, विग्रहराज चतुर्थ, चंद बरदाई, महाराणा कुंभा या अनुत्तरित प्रश्न। बेटा हरकेली नाटक जो है, हरकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा है। किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने। संस्कृत भाषा में लिखा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस ग्रंथ में किरात वेश में भगवान शिव और अर्जुन के मध्य के संवाद हैं। इस ग्रंथ की कुछ पंक्तियां अभिलेख के रूप में 2.5 दिन के झोपड़े की सीढ़ियों पर और कुछ पंक्तियां ब्रिस्टल शहर लंदन स्थित राजा राम मोहन राय की समाधि पर उत्कीर्ण है। तो किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ ने। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार कौन है? नयन चंद्र सूरी, जयानक, चंद्रशेखर, चंद बरदाई, अनुत्तरित प्रश्न। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है और इसके लेखक है जयानक। नयन चंद्र सूरी ने लिखा हमीर महाकाव्य। चंद्रशेखर ने लिखा हमीर हठ, और चंद बरदाई का है पृथ्वीराज रासो। कविराजा श्यामल दास का जन्म किस जिले में हुआ था? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अनुत्तरित प्रश्न। कविराजा श्यामल दास का जो जन्म है दोकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? तो दोकलिया गांव। दोकलिया गांव कहां है? भीलवाड़ा में हुआ। ये मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के दरबारी थे। शंभू सिंह ने इनको मेवाड़ का इतिहास लिखने का जिम्मा सौंपा, लेकिन इतिहास लिखने से पहले 20 वर्षों तक इन्होंने अध्ययन किया। फिर मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के काल में इन्होंने वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा? वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखा था। यह ग्रंथ 5 खंडों में है। इसके प्रथम खंड में अमेरिका, यूरोप और मेवाड़ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, और बाकी वाले 4 खंडों में मेवाड़ का इतिहास है। ध्यान रखना, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस ग्रंथ के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना किसने की? दुर्सा आडा, कविराजा श्यामल दास, हीराचंद ओझा, दयाल दास, अनुत्तरित प्रश्न। तो भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ लिखा है G.H. ओझा ने। किसने लिखा है? G.H. ओझा ने लिखा है। G.H. ओझा का जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में हुआ था। इनके गुरु थे कविराजा श्यामल दास, और श्यामल दास के कहने पर ही सज्जन सिंह ने इनको साहित्य विभाग में नौकरी दी थी। दुर्सा आडा ने लिखा विरुद्ध छहतरी और किरतार बावनी। कविराजा श्यामल दास ने लिखा वीर विनोद,
और दयाल दास ने लिखा दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा था।